ऑलराइट। अच्छा, ये ना एक सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी है, जो कि मैं आपको मजे की बात बताऊं कि ये ना ये जो लाइब्रेरी है ना, इस लाइब्रेरी के बगैर आज जो आप प्रोग्रेस देख रहे हैं ना ह्यूमन की, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ठीक है, वो शायद मुमकिन ही नहीं थी अगर ये लाइब्रेरी ना बनती। ठीक है, क्यों? क्योंकि आज की दुनिया में जो भी आप डेटा की प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उसकी फाउंडेशन में ये लाइब्रेरी बैठी हुई है। पूरी पाइथन लैंग्वेज जो है, पूरी पाइथन लैंग्वेज जो है, उसकी जितनी भी आपको लाइब्रेरीज मिलेंगी एंड सो ऑन सो फोर्थ, सारी की सारी इसके ऊपर बेस करके बनेंगी। ठीक है, सो दिस इज दैट एसेंशियल। ठीक है, कितनी एसेंशियल है आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट, एंड यू विल आल्सो रियलाइज इन फ्यू मिनट्स, ठीक है, आज और कल, कि मैं आपको जब तफसीलात बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा, एक और मैं आपको मजेदार बात बताऊं, ये आपको कहीं भी पाकिस्तान में जितने भी करिकुलम्स है ना, अनफॉर्चुनेटली जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ाए जाते हैं, उसमें कोई भी फास्ट हो जाओ, लम्स हो जाओ, जहां मर्जी तुम चले जाओ, कोई भी तुमको ये नहीं पढ़ाता। ठीक है, ठीक है, और मैं आपको बताता हूं उस ना पढ़ाने का नुकसान क्या है। ठीक है, एक मेरे पास स्लाइड है, वो मैं स्लाइड में आपसे ग्रुप पर शेयर कर दूंगा कि हो सकता है मैं थोड़ा सा नंबर गलत बताऊं, लेकिन मैं बताता हूं क्या नंबर क्या है। कि पिछले साल जो है वो कंपटीशन हुआ था, गूगल ने कंपटीशन करवाया था, प्रोग्रामिंग कंपटीशन। ठीक है, और उसमें आई थिंक पूरी दुनिया से बच्चों ने हिस्सा लिया था, अंडर ग्रेड प्रोग्राम के बच्चों ने। ठीक है, उस कंपटीशन में जो पाकिस्तान की पोजीशन थी ना, वो थी 1488। ओके, 1488। और एक और मजे की बात, इंडिया की पोजीशन थी 4। ठीक है, यानी इंडिया का पहला जो ग्रुप था ना, जो वो 4 पे आता है, और उसके बाद 50s में उनके करीब 8 या 9 है। ठीक है, इसी तरह जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश की जो पोजीशन थी वो 28 थी, और उनके 100 में भी 3-4 लोग और भी, 3-4 टीम्स और भी थी। ठीक है, और ये पाकिस्तान की थी, जो उसकी पहले जो पोजीशन आई थी वो थी 1488। आई थिंक शायद इससे भी नीचे थी। ठीक है, इट इज वेरी वेरी सैड। एंड मैं आपको बताता हूं, वन ऑफ द कोर रीजन इज नॉट नोइंग अबाउट दिस लाइब्रेरी। ठीक है, और मैं आपको बताता हूं अभी थोड़ी देर में कि कैसे कैसे सवाल हो सकते हैं जिनमें हमें इस लाइब्रेरी की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, अगर आपको इसको फर्स्ट हैंड यूज करना आता है, इफ यू आर हैंडी इन दिस, देन उन सवालों पे अटैक करना इतना आसान है। ओके, इफ यू प्रिंसिपली नो कि वो काम कैसे करते हैं। ठीक है, ऑल राइट, ये जो लाइब्रेरी है ना, इस लाइब्रेरी के ना, इसको हम स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी कहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर जिसका यहां पे ऐसे नाम है कंटेनर और इटरेटर्स। ये मैं बताता हूं क्या चीज है। और भाई क्या हो गया? अच्छा, ये मैं जानबूझ के आपको बुक से बता रहा हूं, ताकि आप जब ये बुक से पढ़ें तो आपको काफी क्लियर हो जाए। ठीक है, अच्छा, इसके ना मेनली 3 चीजें। ये किधर गया हाईलाइट? इसका हाईलाइट है यहाँ पे, चले यहां से। ये ड्रॉ, ये इसके मेनली ना ये 3 हिस्से हैं: कंटेनर्स, आइटरेटर्स एंड एल्गोरिथम्स। ठीक है, कंटेनर्स क्या है? कंटेनर्स डेटा स्ट्रक्चर जिनमें डेटा एक खास तरीके से स्टोर होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अरे एक डेटा स्ट्रक्चर है, वेरिएबल भी एक डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, वेरिएबल में जो डेटा होता है वो किस तरह स्टोर होता है? जो डेटा आप स्टोर करते हैं वही उसमें स्टोर होता है, और एक ही डेटा स्टोर होता है। अरे में क्या होता है मुसब? अरे में क्या होता है? मल्टीपल डेटा तो आ सकता है, लेकिन वो डेटा क्या होना चाहिए? सेम टाइप का होना चाहिए। ठीक है, और एक और बड़ी जबरदस्त बात, अरे के अंदर एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है, और एडवांटेज क्या है? हाँ, सीक्वेंस होती है। यस,
लेकिन आप एक बड़ा मजे का काम कर सकते हैं कि बेस प्लस इंडेक्स से आप उसका वो वाला एलिमेंट उठा सकते हैं। ये बहुत बड़ा एडवांटेज था। ये बात सुना ठीक है। लेकिन उस अरे की लिमिटेशंस भी है। क्या लिमिटेशन होती है? साइज आपको कंपाइल टाइम पे बताना पड़ता है। साइज आपको कंपाइल टाइम पे बताना पड़ता है, ठीक है ना। और एक ही डेटा टाइप की हर स्टोर हो सकता है इसके अंदर। दैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, सॉरी, आपने दोबारा साइज चेंज करना है, आप नहीं कर सकते अनलेस कि आपने कौन सी अरे बनाई हो, डायनामिक अरे बनाई हो। ये बात समझ आई? ठीक है, ऑल राइट, ओके। ये कुछ डेटा स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बात की, ठीक है। क्या कुछ डेटा स्ट्रक्चर के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा कि वो अंदर से कैसे होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको अंदर से डिटेल ना भी पता हो, जो कि आपने डेटा स्ट्रक्चर का जो अगला कोर्स है उसमें बड़ी तफसील से जाके पढ़ना है, ठीक है। लेकिन आई वुड वांट कि आपको एटलीस्ट उसको यूज करना है, ठीक है। यानी पूरा अगला जो कोर्स है, मैं आपको बताता हूं, आपका पूरा अगला कोर्स डेटा स्ट्रक्चर है ना, उसमें आपने एसेंशियली ये चीजें पढ़नी है, ठीक है। कि ये बनती कैसे, कि ये अभी जो मैं आपको बता रहा हूं वो क्या बता रहा हूं कि ये यूज कैसे होते हैं। ओके, ऑलराइट, गुड। चलें जी, इनके बारे में मैं बारी बारी बात करता हूं। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट कंटेनर्स, ठीक है। अच्छा, कंटेनर्स में देर आर सीक्वेंशियल कंटेनर्स। अच्छा, सीक्वेंशियल कंटेनर क्या होते हैं? सीक्वेंशियल कंटेनर्स होते हैं जिसमें जिसमें जो डेटा पड़ा हो ना वो एक सीक्वेंस की फॉर्म में पड़ा हो, जिसको क्या कर सकते हैं हम, कह सकें ये पहला एलिमेंट है या दूसरा एलिमेंट है या तीसरा एलिमेंट है या चौथा एलिमेंट। ये बात सुनाई? यानी इसमें सीक्वेंस डिफाइन होगी। तो सीक्वेंस क्या होगी? डिफाइन होगी। ओके, ऑलराइट। अच्छा, इसके जो दो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो बड़े मशहूर हैं, दो नहीं तीन, एक्चुअली आई थिंक तीन होंगे, एक और ये भी है, पांच है। एक है अरे, ठीक है। अरे का आपको पता, अरे को हम कैसे यूज करते हैं? आपको याद होगा हमने अरे को यूज भी किया था कि ऊपर आपको अरे इंक्लूड करनी पड़ती है। और अरे को हम कैसे बनाते हैं, आपको अगर मैं यहां से दिखाऊं, अरे को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, हाँ, ऊपर से अरे लिखते जाके। मैं भी दिखाता हूं, ठीक है। अभी मैं यूज करके दिखाता हूं, ठीक है। अच्छा, ये जो अरे होती है ये बिल्कुल स्टैटिक अरे है, ये डायनामिक अरे नहीं है। तो एक्चुअली आपको बताना पड़ता है, जो जो इसमें दीवियों से आप बताते हैं कि मैं अरे बना रहा हूं इस टाइप की है और इतने साइज की, और वो स्टैटिक साइज होता है, ठीक है। उसके बाद डी क्यू है, इसे कहते हैं डबली एंडेड क्यू। डबली एंडेड क्यू, डबली एंडेड क्यू का क्या मतलब है? डबली एंडेड क्यू का मतलब यह कि ये उसके फ्रंट पे भी ऐड हो सकता है और उसके रेयर पार्ट पे भी ऐड हो सकता है। यानी इट कैन एक्सटेंड फ्रॉम बोथ डायरेक्शन, इट कैन एक्सटेंड फ्रॉम बोथ डायरेक्शन। आपको याद है आपने भी डायनामिक अरे बनाई थी, उसमें आपने यूजुअली इंसर्ट एट एंड किया था। तो एक्चुअली इसके अंदर इंसर्ट एट एंड भी होता है और इंसर्ट एट फ्रंट भी होता है। ये बात समझा? तो एक्चुअली ये बोथ एंड्स पे एक्सटेंड होता है, ठीक है। सॉरी, ये बात नहीं बतानी मैंने, ठीक है। बिकॉज नाउ यू आर आस्किंग डेटा स्ट्रक्चर, तो वेट फॉर इट कि ये अंदर बैकएंड पे कैसे काम करता है। मैं आपको एक बात बता देता हूं, इसका इंसर्ट एट एंड और इंसर्ट एट फ्रंट दोनों के दोनों कांस्टेंट टाइम लेते हैं। कांस्टेंट टाइम क्या मतलब है? हाँ, एक्चुअली ओ ऑफ वन टाइम लेता है। सो इंसर्ट और क्या, इंसर्ट एर और इंसर्ट एट फ्रंट, एट एट फ्रंट और रेयर, या आई डोंट नो रेयर है या बैक है, जो भी है, ठीक है। ये दोनों के दोनों कितनी देर में होते हैं? ऑफ वन में होते हैं। कितने होते हैं? ऑफ वन। मैं आपको ये सवालात हैं जो मैं आपको फाइनल एग्जाम में पूछूंगा, ये बात ध्यान में रखें, ठीक है। तो यू कैन नोट देम डाउन, ठीक है, ऑल राइट। सो डी क्यू,
अरे के केस में ऐसा नहीं होता, ये जो ये अरे है ये तो है ही स्टैटिक। क्यों? फिक्स साइज है। फिक्स साइज क्या मतलब है? वंस यू हैव डिक्लेयर्ड कि वो 6 साइज की है तो 6 साइज की रहेगी। बट ये जो डी क्यू है ये दोनों साइडों पे एक्सटेंड होती है, ठीक है, ऑलराइट, और इस पे जो टाइम लगता है वो ऑफ 1 लगता है, ठीक है। अच्छा, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड फॉरवर्ड लिस्ट। फॉरवर्ड लिस्ट क्या होती है? फॉरवर्ड लिस्ट इज ए स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, इसमें एक छोटा और जो डी क्यू है ना इसके अंदर एक मसला भी है। सो लुक एट दिस, यहां जाते हैं, जो डी क्यू है ना, सबको नजर आ रहा है? नजर आ रहा है? थोड़ा बड़ा लिखूं। ये जो डी क्यू है ना, ये डी क्यू में इंसर्ट एट फ्रंट और बैक दोनों के दोनों कितनी देर में हो जाते हैं? ऑफ 1 में हो जाते हैं। लेकिन इंसर्ट ऐड जो है, ठीक है, इंसर्ट ऐड का मतलब क्या है? मैं कहता हूं कि ith लोकेशन के ऊपर इंसर्ट करना, ठीक है ना, ठीक है। सो इसकी जो वैल्यू होगी ना उसमें आई पास होगा और एक टी वैल्यू पास होगी, ठीक है, ठीक है, कि ये टी वैल्यू उसके अंदर इंसर्ट करना, ये बात समझना कि ठीक है। इंसर्ट एट जिसके अंदर ऑर्डर आपने मेंटेन रखना है। कौन सा क्या करना है? ऑर्डर आपने मेंटेन करना है। दैट टेक्स ऑफ एंड टाइम। वाई ऑफ एंड टाइम? क्योंकि क्या करना पड़ता है? शिफ्टिंग करनी पड़ती है, ठीक है, ये बात है, शिफ्टिंग करनी पड़ती है। एक्चुअली वो ये करता है, वो जो भी एलिमेंट इंसर्ट होने के लिए आता है ना उसको इंसर्ट एड बैक कर देता है और फिर उसको शिफ्ट करता हुआ कहां पर लेके आता है? ith लोकेशन तक लेके आता है। ये बात समझ आ गई? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है, गुड, सो फार सो गुड। अगर आपने ऑर्डर मेंटेन रखना हो, अगर ऑर्डर मेंटेन ना रखना फिर आसान है, फिर वो क्या करता है? बेसिकली एंड में इंसर्ट करता है, लेकिन जो ith लोकेशन पे पहले पड़ा होता है उसको उससे स्वैप कर देता है, ठीक है। बट इंसर्ट एट इन जनरल जो है वो ऑर्डर मेंटेन रखता है, जिसकी वजह से उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ओवर एंड हो जाती है, ठीक है। ये बात समझ आ गई? मजे की बात यह है कि जो फॉरवर्ड लिस्ट है, ठीक है, फॉरवर्ड लिस्ट क्या होती है? अच्छा, मैं थोड़ी सी आपको बात बता देता हूं। ये जो फॉरवर्ड लिस्ट होती है ना ये तस्वीर में ऐसे दिखती है। सो लेट मी टॉक अबाउट दैट। फॉरवर्ड लिस्ट, फॉरवर्ड लिस्ट इज एक्चुअली इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रेन। ट्रेन देखते हैं आप? कभी देखिए आपने? ट्रेन क्या होता है? ट्रेन में एक इंजन होता है और हर आने वाला जो नेक्स्ट वैल्यू होती है उस वो अगले वाले से जाकर क्या होती है? अटैच होती है। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो एसेंशियली जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है कि ना इसके अंदर ये डेटा पड़ा होता है, यहां पे वैल्यू पड़ी होगी, ठीक है। ये आप समझ ले, ये ना है, इसको इंजन समझ ले, ये इंजन है जो इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है, और ये एक और बोगी है, ठीक है, इसमें नेक्स्ट वैल्यू पड़ी हुई है। तो ये लेट्स से ये वैल्यू पड़ी हुई थी, लेट्स से मैं कहता हूं ओके, इसमें वैल्यू पड़ी हुई थी 10, तो ये नेक्स्ट वैल्यू पड़ी होगी 20, बट इसका कोई अपना एड्रेस होगा, लेट्स से 0x100। तो एक्चुअली इसमें क्या पड़ा होता है? इसका एड्रेस पड़ा होता है। और मजे की बात, जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो कहीं और पड़ी होगी, वो डायनामिकली बनेगी, लेकिन ये लेट्स से 0x400 में पड़ा हुआ है, और इसमें क्या पड़ा होगा? इसमें इसका क्या पड़ा होगा? एड्रेस पड़ा होगा, और जो नेक्स्ट वैल्यू है वो लेट्स से 30, ठीक है। और जो अगली वैल्यू पड़ी हुई है, अगला डब्बा जो है वो अगेन उसमें लेट्स से 40 पड़ा हुआ है, इसका एड्रेस हो सकता है पहले हो 0x300 हो, लेकिन इसमें यहां पर क्या पड़ा हुआ है? यहां पे इसका एड्रेस पड़ा हुआ। हाँ, वेरी गुड, खदीजा छा गई हो। अच्छा सवाल, लास्ट वाले पे किसका एड्रेस पड़ा होना चाहिए? नल, ये बात है ना, नल का। और ये जो इंजन है ये खुद एक पॉइंटर है जिसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, वो पहली बोगी की तरफ पॉइंट कर रहा है। ये बात है ना। तो एसेंशियली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसका अगर एड्रेस है, इसका लेट्स से एड्रेस है 0x50, तो इसमें क्या पड़ा होगा?
इंजन में क्या पड़ा होगा, इंजन एक 4 बाइट का पॉइंटर होगा जिसमें क्या पड़ा होगा, 0x50 पड़ा होगा, ठीक है, जिसको मैं क्या कह दूंगा यहाँ पे, हेड। हेड भी कह सकते हैं, इंजन भी कह सकते हैं, जो मर्जी कह दें। ये बात सुनाई। अब मैं आपको मजे की बात आता हूं, ठीक है, मैंने एक एलिमेंट को रिमूव करना है। व्हाट्स द एडवांटेज? अगर मुझे इस एलिमेंट को यहां से रिमूव करना है, ऑल आई हैव टू डू इज बिल्कुल ट्रेन में से मैंने एक बोगी जो है उसको फारिग करना है। तो आमतौर पे क्या करते हैं बताए मुझे? वेरी गुड। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 30 को रिमूव करना था, सो ऑल आई हैव टू डू इज कि इसका जो एड्रेस है वो किसको पॉइंट कर दे, वो इसको पॉइंट कर दे, और ये क्या, और इसका एड्रेस जो है वो खत्म कर दे। सो इन वे हमने क्या कर दिया, इसको रिमूव कर दिया। क्या बात है ना? इसी तरह अगर मैं कोई नई एलिमेंट को इंसर्ट करना है, दैट इज ऑल्सो वेरी इजी, बिकॉज दैट इज नथिंग बट क्या है कि जिस जगह आप इंसर्ट कर लें उससे पिछले वाले का नेक्स्ट यहां पॉइंट कर दें और इसका नेक्स्ट उस तरफ पॉइंट कर दें। ये समझ में आई बात? तो एक तरह से चेन आपकी पूरी की पूरी नई बन गई। कैसी मजे की बात है, लुत्फानंदोजी हो गई है ना, ठीक है। ये सारी चीजें जो कि आपने डेटा स्ट्रक्चर में जाके बनानी है, बहुत मजा आएगा। इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कोर्स इन कंप्यूटर साइंस। जो आप अपना डेटा स्ट्रक्चर कोर्स जाके पढ़ेंगे ना, यार थोड़ा सा मैंने आपका थ्रिल क्रिएट करने के लिए थोड़ा बताया है, बहुत कुछ है इसके अंदर जो मैंने आपको नहीं बताया, ठीक है, ठीक है। बहुत कुछ है जो आपने डेटा स्ट्रक्चर में जाके पढ़ना है। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, आपके जो सबसे खूबसूरत इंटरव्यूज होते हैं ना, जो पहला होता है लेवल 1 का इंटरव्यू, वो होता है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का, ठीक है। लेवल 2 का जो इंटरव्यू है होगा ना, यूजुअली लेवल 1 और लेवल 2 का इंटरव्यू इकट्ठा ले लेते हैं, वो टाइम नहीं होता उसके पास। वरना पहले होता था पीएफ, पीएफ के बाद होता ऊप, ठीक है। फिर आपका होता, चलो अभी अब आपका इनका एक्चुअल इंटरव्यू होगा। जो एक्चुअल इंटरव्यू होता है ना, वो पूरा का पूरा डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर होता है। तो जो आप अगला कोर्स है ना, उसके लिए आपको बहुत प्रिपेयर होना चाहिए। मैं आपको कुछ बातें बताता हूं जो आपके साथ होंगी। आपका ये सेमेस्टर खत्म होगा, ठीक है, इंशाल्लाह आप घर जाएंगे, जो भी है, जो भी, अगर आपने कोई इंटर्नशिप करनी होगी तो इंटर्नशिप करेंगे। मेरा मशवरा ये है कि इंटर्नशिप मत करें, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को काम तो हमें कुछ देना नहीं है, बस आपको वहां पे उल्टा और आप लथार्जिक हो जाएंगे। या तो मेक श्योर करें ऐसी जगह पर जाएं, बताएं, हमें बताएं कि आप किधर जा रहे हैं, ठीक है, अपने टीचर से, एडवाइजर से डिस्कस करके जाएं कि मुझे वहां पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। फिर उनसे पूछें कि वो क्या काम आपको देंगे, ठीक है, पूरी तफसीलात लेके जाएं, और आपको पता होना चाहिए कि इस पूरे 1-2 महीने में मैंने क्या करना है। अगर उन्होंने कहा भाई आपको इंटर्नशिप पे बुला रहे हैं, 5,000 रुपए दे देंगे, 10,000 रुपए दे देंगे, आपको सर्टिफिकेट दे देंगे, ऐसे किसी भी इंटर्नशिप का कोई फायदा नहीं है। यहाँ को पहले बता दो, आपकी दुनिया बहुत बदल चुकी है। उल्टा आपको नुकसान होगा, आप वहां बैठ बैठ के आ जाएंगे, आपको कोई काम देंगे, वो आपको कोई एंट्रियां करवा देंगे, ठीक है, या कोई आजकल जो है वो काम आया हुआ है कि जी प्रॉम्प्ट्स जो है ना वो उनके रिजल्ट्स आए हुए हैं चैट जीपीटी या जेमिनी वगैरह के, और आपने बताना जी ये ठीक है या नहीं है, ये ठीक है या नहीं है, ठीक है। इससे कुछ भी नहीं है सीखना आपने, ठीक है, ये नॉट कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो अगर आप इस काम के लिए वहां पे, तो आपको डेटा एनालिसिस करने के लिए आपको बुला लिया है, जो कि इस तरह की जो है वो कोई कोडिंग इन्वॉल्व नहीं है, कोई आपकी जो है वो इनसाइट आपकी यूज नहीं होनी कंप्यूटर साइंस की, तो ऐसी इंटर्नशिप का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। दोनों सिनेरियोज में अगर आप घर बैठे रहें या आप ये करें जो मैंने आपको बताया है, इन दोनों केस में एक्चुअली जो पहले वाला केस जो कि घर बैठा रहेगा वो शायद फिर भी बच जाए, लेकिन जो इस तरह के सिनेरियो में पूरा एग्जॉस्ट होके आएगा पूरे 2 महीने, जो समझेगा मैंने बहुत कुछ किया लेकिन कर रहा कुछ भी नहीं होगा, वो जब थर्ड सेमेस्टर में आता है सबसे बड़ा मसला ये होता है उसे समझ नहीं आती कि मुझे हो क्या रहा है, बिकॉज ही स्टॉप्स रियलाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर कोर्स, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर, असेंबली लैंग्वेज, ये वो कोर्स हैं जो कि आपसे आपकी ग्राउंड में बैठे हुए, ठीक है। और अगर आपको वो चीजें नहीं आती और अगर आपने उस पर मास्टरी हासिल नहीं की, ठीक है, तो फिर आपको वो सारे जिंदगी जो है वो आपके ऊपर कलंक रहेगा, क्योंकि आप जिससे किसी भी बड़े इंटरव्यू में आप जाएंगे, आपसे वो सवालात होंगे, आपको वो चीजें नहीं आएंगी, ठीक है। और अब वो आपको एक ही दफा मिलनी है, ठीक है। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू फेल इन डेटा स्ट्रक्चर कोर्स, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं वो ये कि आप बहुत से बच्चे बस सिर्फ काम नहीं करते। तो थर्ड सेमेस्टर में आपको बता देता हूं, थर्ड सेमेस्टर में एक बहुत बड़ा मसला जो मैंने 18 साल मैंने पढ़ा लिया है,
ठीक है। और 18 साल की तारीख में मैंने एक्चुअली अब तो 20 साल हो गए, ठीक है, 2005 से शुरू किया हुआ। तो तकरीबन हर बैच के साथ ही होता है, जब वो थर्ड सेमेस्टर में आते हैं उनकी मोटिवेशन लेवल जो पहले साल में यहाँ होता है यहाँ पर होता है, बल्कि कुछ का तो जमीन के भी नीचे जा चुका होता है, ठीक है। तो वो ये भी बड़ा मसला है। तो प्लीज थर्ड सेमेस्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट सेमेस्टर है, उसके अंदर आप पूरी जान लगा के आइए और बहुत एक्टिव होके आइए, ठीक है। जितना आराम करना है आप आराम कर लें, लेकिन उसके बाद आपने थर्ड सेमेस्टर में ये एक सवाल नहीं करना कि भाई काम बहुत है, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में आपको अच्छा भला काम मिलना है। ये जो हमजा और ये लोग आपके टीएस जो थे वो प्री सेमेस्टर में तो मेरे आगे हाथ जोड़ते, सर जी काम ना दें, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको काम करना पड़ता है। आपका थर्ड सेमेस्टर बहुत हैवी है। इन्होंने तो इवन और भी काम कर दिया कि गेम डेवलपमेंट को भी ऊपर ले आए, ठीक है, जैसे थर्ड सेमेस्टर में इनको ऑफर किया था। तो इस तरह के कोर्सेज जो कि एचईसी ने कहा कि आप इनको ऑफर करें, तो आपका थर्ड सेमेस्टर अब काफी ज्यादा हेक्टिक हो गया है। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ जो चेंज करना है वो अपना एटीट्यूड है, ठीक है। तो प्लीज अपने एटीट्यूड को ठीक करके आइएगा कि भाई हमने डे 1 से काम करना है, वरना आपको बताऊं आपको संभलने का मौका भी नहीं देगा, वो इतना हैवी जो है वो थर्ड सेमेस्टर, ठीक है। ऑलराइट, ये मैंने आपको ग्राफ की बात बताई थी जो फॉरवर्ड लिस्ट थी, ठीक है। अच्छा, फॉरवर्ड लिस्ट की मजे की बात यह है कि फॉरवर्ड लिस्ट इज सिंगली लीव लिस्ट। सिंगली का मतलब यह कि आप इसमें हमेशा किस तरफ जा सकते हैं, आगे की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। इसमें इंसर्शन जो होती है वो बड़ी रैपिड हो जाती है। रैपिड का मतलब क्या है, O1 में, ठीक है। यहां पे भी आपको नजर आ रहा होगा कि रैपिड इंसर्शन एट द फ्रंट और बैक, ठीक है। डायरेक्ट एक्सेस जो था वो DQ में कितने पे हो गया था, O1 में। अच्छा, एक और मजेदार बात, लेकिन फॉरवर्ड लिस्ट में एक मसला है। इमेजिन करें कि ये तस्वीर है जो आपके सामने है, ये तस्वीर है जो आपके सामने, और आपके पास क्या है, आपको हेड है। और इमेजिन करें मैं आपको कहूं कि मुझे 50वें डब्बे में जाना है, कैसे जाएंगे आप, क्या करना पड़ेगा आपको। आप यहां पे गए, फिर यहां पे गए, फिर यहां पे गए, फिर यहां पे गए। यानी मैं अगर आपको कहूं कि मुझे 50वें डब्बे में जाना है, तो आपको 50वें डब्बे पे जाने के लिए सारे इस पिछले जो हैं उनसे गो थ्रू करके जाना पड़ेगा। ये बात सुना। सो एक्चुअली उसमें डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। सो फॉरवर्ड लिस्ट का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर आपने डायरेक्ट एक्सेस कर ली तो फिर आप फॉरवर्ड लिस्ट कभी भी मत यूज करें, ठीक है। लेकिन अगर आपका सिनेरियो ये है कि हमेशा सीक्वेंस में आप चीजों को एक्सेस करेंगे, आप कभी भी डायरेक्ट एक्सेस करने के बारे में कहेंगे ही नहीं, तो फिर फॉरवर्ड लिस्ट से बेहतर कुछ भी नहीं। जैसे आमतौर पर मैं आपको बात बताता हूं, हम आमतौर पर टेक्स्ट एडिटर बनाते हैं, है ना। टेक्स्ट एडिटर में अगर हम काम करते हैं तो हम आमतौर पर एरो कीज यूज करते हैं, है ना। लेफ्ट एरो, लेफ्ट एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो, राइट एरो, राइट एरो, है ना। ये होता है अप एरो या डाउन एरो वगैरह यूज होती है। एक्चुअली मैं आपको मजे की बात बताऊं, आपकी सारी की सारी जो टेक्स्ट एडिटर है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका गूगल डॉक्यूमेंट हो गया, आपका वर्ड डॉक्यूमेंट हो गया, एक्सेल शीट हो गई वगैरह, ये सारी की सारी, ये सारे सॉफ्टवेयर किस डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड हैं, फॉरवर्ड लिस्ट के ऊपर बेस्ड है। एक्चुअली इसके वेरिएंट्स, ठीक है। मैं नीचे वेरिएंट आपको एक और दिखाता हूं जो कि लिस्ट है। ये देखें, ये लिस्ट है। लिस्ट में क्या होता है, इट्स ए डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक का मतलब क्या है, पीछे भी जा सकते हैं और आगे भी जा सकते हैं। जो फॉरवर्ड लिस्ट है उसमें हमेशा किस तरफ जा सकते हैं, आगे की तरफ जा सकते हैं। ये बात नहीं। जो एक्सेल है, एक्सेल डॉक्यूमेंट आपने देखा कभी, एक्सेल डॉक्यूमेंट जो एक्सेल होता है उसके अंदर किस डायरेक्शन में जा सकते हैं, लेफ्ट, राइट, अप और डाउन। ये बात है। तो सीधे उसके अंदर 4 डायरेक्शन होती है, इसमें जा सकता है। ये बात सुना है। सो यू कैन इमेजिन कि वो कितना पावरफुल स्ट्रक्चर होगा। ये बात सुना है, ठीक है। So all these data structures, they are actually in the backbone of, ये जितने भी मैंने बड़े बड़े अभी आप सॉफ्टवेयर के नाम लिए हैं, ये सारे के सारे इन डेटा स्ट्रक्चर से बने हुए हैं। मैं नहीं कह रहा आपको, आपके सारे न्यूरल नेटवर्क जो हैं उनके भी बैकग्राउंड में अगला आने वाला डेटा स्ट्रक्चर, इसका नाम वेक्टर है। सो व्हाट इज अ वेक्टर? वेक्टर इज अ सिंगल डायमेंशनल अरे, ओके, सिंगल डायमेंशनल अरे, ओके, जो कि हमेशा एंड वाली साइड पे बढ़ता है।
ठीक है, जिसके अंदर पुश बैक का फंक्शन होता है, पॉप बैक का फंक्शन भी होता है। ठीक है, इसे डायनामिक अरे जो कि हमने भी बनाई थी, इंसर्ट एट एंड होता है इसके अंदर। समझ में आ रही है बात? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट दिस। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, कोई सवाल है तो बताएं प्लीज। ठीक है, जो नीचे आने वाले डेटा सेट है मैं उसके बारे में कल बात करूंगा। ठीक है, तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं आपको बताऊं आपका जो कोड रश आना है ना, जो ये उसमें 2 या 3 सवाल है जो सारे इसके ऊपर होंगे, इन डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर बेस्ड होंगे। ठीक है, तो कल की जो आपकी काइंड ऑफ जो क्लास है उसमें मैं आपके यहाँ इसके इनकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम करवाऊंगा। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, ताकि आप उसके लिए रेडी हो जाए कि क्या करना चाहिए आप। ठीक है, और एक और काम भी, अगर कोई पहले रेडी होना चाहता है तो मैं आपको अपना ये मैं इसके ऊपर मैंने एक वर्कशॉप ली थी यूसीपी के अंदर, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग वहां पड़ी हुई है। आप बच्चे आप देखना चाहें तो वहां पे उसको जाके पहले भी देख सकते हैं। ठीक है, आप सर्च करें सरफराज रजा STL जाके सर्च करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको मिल जाएगा। ठीक है, वरना मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगा। गुड क्वेश्चन। वेक्टर और डीक्यू फर्क क्या? वेक्टर ओनली ग्रोज एट द एंड एंड रिमूवल भी उसकी फ्रॉम द एंड होती है। ठीक है, जो डीक्यू है वो दोनों साइडों पे एक्सटेंड होता है। ये बात सुनाई? तो तुम्हें सवाल ये करना चाहिए, जब आपका डीक्यू है तो वेक्टर क्यों बढ़ाना है ना? ठीक है, द रीजन इज, वेट फॉर द नेक्स्ट कोर्स। ठीक है ठीक है, डीक्यू में बेस एड्रेस नेक्स्ट क्वेश्चन जाके पढ़िएगा। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। ठीक है, डीक्यू अच्छा खासा मुश्किल डेटा। ठीक है, उसकी एक इम्प्लीमेंटेशन बड़ी आसानी से हो सकती है जिसमें बेस एड्रेस चेंज नहीं होता। ठीक है, लेकिन एक्चुअली वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट तरीके से, वहां बेस एड्रेस का मतलब ही कुछ और होता है। ठीक है, तो वो जस्ट जस्ट वेट फॉर इट प्लीज। ठीक है, तो मैं इतना जल्दी नहीं करना चाहता। ठीक है, क्योंकि आपके जो टीचर जो नेक्स्ट आएंगे उनका सारा मजा खराब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक और बात बता दूं, कभी अभी अनफॉर्चुनेटली यू विल फाइंड टीचर्स जो शायद ये सारे डेटा से डिस्कस ना करें। ठीक है, हम हालांकि ITU के अंदर तकरीबन इंपोज करते हैं कि आपने सारे करवाने। ठीक है, मैंने पिछले साल भी पूरी तरह इंपोज करवाने की कोशिश की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर भी टीचरों ने नहीं फॉलो किया। ठीक है, अगली दफा दोबारा कोशिश करेंगे, लेकिन देखते हैं कि वो लोग मानते नहीं मानते। टीचर्स को हम एक खास हद तक तो कह सकते हैं, वरना हम उसके बाद हम हमारी भी बाउंड्री है, उस बाउंड्री को हम क्रॉस नहीं कर सकते, बिकॉज HEC ने कहा हुआ है कि टीचर्स के ऊपर आप इतना ज्यादा इंपोजिशन नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि HEC के ऑर्डर में नहीं है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि आपकी वो अभी भी बोसीदा जो है वो आउटलाइन चल रही है जो कि हमने पढ़ी थी। ठीक है, ऑलराइट, हाँ जी, पुश बैक और इम्प्लेस बैक में जाके पढ़ेगा। ठीक है जी, आप कुछ सवाल करना चाह रहे हैं? ठीक, अच्छा कुछ फंक्शंस हैं जो कि जानबूझ के उन्होंने 2 इंप्लीमेंटेशन दी हुई है, जैसे लेंथ है और साइज है, वो दोनों दिया होगा, दोनों का एक ही काम है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको लेंथ अच्छा लगता है, कुछ होते हैं जिनको साइज अच्छा लगता है, तो उन्होंने दोनों दे दिए। ठीक है, आमतौर पर लोग कोड ना पाइथन है वो साइज यूज करती है। ठीक है, लेकिन C++ के अंदर ज्यादातर लोग लेंथ यूज करते हैं। ठीक है, जैसे स्ट्रिंग होती है तो स्ट्रिंग में हम आमतौर पर स्ट्रिंग लेंथ कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आया मैं जा रहा हूं? और कुछ के अंदर तो साइज और लेंथ दोनों का अलग मतलब होता है। जैसे वेक्टर है, वेक्टर के अंदर 2 चीजें हैं, एक है साइज और एक होती है कैपेसिटी। ठीक है, ये मैं बाद में बताता हूं। ठीक है, ठीक है, हाँ हमने सिर्फ ये कहा था एक्स का मतलब ये है कि अगर 5 प्रॉब्लम्स आए हैं और आपने 3 सॉल्व किए तो आपको 3 मल्टीप्लाई बाय 1.5 और बोनस मिल जाएगा। ठीक है, ओके, वो मैंने थोड़ी डिस्क्रीट मैथ की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, ऑलराइट, अच्छा ये ना आपको कॉमन फंक्शंस हैं जो कि तकरीबन हर डेटा स्ट्रक्चर में नजर आएंगे, हर डेटा स्ट्रक्चर में नजर आएंगे। ठीक है, हर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है कि आई एम एटलीस्ट टॉकिंग अबाउट ये जो हमारे थे ना सीक्वेंशियल कंटेनर थे, इन सारों में ये चीज अवेलेबल है।
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इनमें ये सारे ऑपरेटर्स अवेलेबल है, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है, सिवाय प्रायोरिटी क्यू के। प्रायोरिटी क्यू के बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। इसी तरह उसने बताया हुआ है कि अनऑर्डर्ड सॉरी एसोसिएटेड कंटेनर्स के अंदर भी ये नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये मेन फंक्शन है, तकरीबन आपको हर जगह मिलेंगे। डिफॉल्ट का सेटर, ठीक है, यानी मैं कोई भी पैरामीटर पास ना करूं तो वो ऑब्जेक्ट फिर भी उसका क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। कॉपी का सेटर, मूव का सेटर, ठीक है। अच्छा, मूव का सेटर क्या होता है? वेट फॉर इट, ठीक है, हाँ, यस। आप कहते हैं ना ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी, यानी मैं कहता हूं कोई भी डेटा टाइप ए इज इक्वल टू बी कहता हूं, तो एक्चुअली मूव का सेटर ये करता है कि जो बी की तमाम चीजें हैं ना वो ए में मूव कर देता है, यानी असाइनमेंट इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू मूवमेंट, और अब जो बी है वो खत्म हो जाएगा। फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि आप किसी भी तरह की कॉपी नहीं बनाना चाहते। एक्चुअली मैं आपको मजे की बात बताऊं, जो आप लोग एक सीनियर से मुश्तबा, आपने कभी सुना इसके बारे में, मुश्तबा के बारे में? आप लोगों को कुछ पढ़ा तो नहीं रहा? मुश्तबा बड़ा बड़ा मजे का बंदा है। उसने मुझे बताया कि रस्ट लैंग्वेज जो है उसके अंदर मजेदार काम से वो काफी अच्छे काम कर रहा है आजकल। जो वो काम कर रहा है उसका मेरा दोस्त है, वो उस वो इंटर्नशिप कर रहे हैं, और बल्कि पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, तो इंटर्नशिप से आगे निकल गया मैं। तो वो बता रहा था कि बेसिकली जो रस्ट लैंग्वेज है इसमें तमाम असाइनमेंट्स मूव के सेक्टर के थ्रू होती है, ठीक है। और उसमें बेसिकली आप कोई भी यानी किसी फंक्शन में आपने कोई चीज पास की है ना और ऑब्जेक्ट भेज दिया, ठीक है, तो बेसिकली वो ऑब्जेक्ट उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। क्या मतलब होता है? इसका मतलब है बेसिकली वो जो नया ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली क्या बन गया हुआ है, अब वो खुद बन गया हुआ है, तो एक्चुअली कोई नई कॉपी नहीं बनी, यानी स्टैक पे कोई नया इंस्टेंस भी नहीं रहा, वो उसका इंस्टेंस भी खत्म हो गया, अब वो ये खुद वो बन गया, ठीक है। तो एक्चुअली आप कॉपी को मिनिमाइज कर देते हैं, कॉपी बनने को मिनिमाइज कर देते हैं। हाँ? बहुत फायदे होते हैं, क्योंकि आप इवन जब कॉपी करके रेफरेंसेस भी बना रहे होते हैं ना, तो उनके भी वो वेरिएबल बनाते हैं, वहां पर यहां पर वो भी नहीं बनते, क्योंकि आप जब किसी फंक्शन के अंदर जब पास किया तो आपको नहीं पता उस वेरिएबल का नाम क्या था, ये मसला, ठीक है। खैर, इस तरह के बहुत सारे सिनेरियो हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह डिस्ट्रक्टर भी है। एम्प्टी फंक्शन क्या बताएगा कि डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कोई एंट्री हो जाए या नहीं हो जाए, ठीक है। इंसर्ट है, साइज है, कॉपी ऑपरेटर, ऑपरेटर इक्वल टू है, मूव ऑपरेटर इक्वल टू है, ठीक है, लेस देन है, लेस देन और इक्वल टू है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। ये देखिए सारे फंक्शन हैं। उसके अलावा आपको बड़े जबरदस्त फंक्शन मिलेंगे, एक और बिगिन और एक एंड। बिगिन और एंड किस लिए यूज होते हैं? जब आपने उनके अंदर क्या करना होता है, आइटरेट करना होता है, आइटरेट करना होता है, ठीक है। हाँ जी हाँ हाँ हाँ, गुड क्वेश्चन, समझ में आया है ना? क्या क्या कह रहे हो? दोबारा सवाल पूछो। वो कह रहा है कि मूव कंस्ट्रक्टर भी अगर है और दूसरा कंस्ट्रक्टर भी है, कॉपी कंस्ट्रक्टर भी है, तो वो डिस्टिंग्विश कैसे करता है? हाँ हाँ, उस पर कौन से भेजेंगे? यानी अगर वो कांस्टेंट ऑब्जेक्ट है ना तो वो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, लेकिन अगर कॉन्स्ट नहीं लगा हुआ तो वो मूव कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। मेरा ये ख्याल है, मैंने खुद कभी भी नहीं किया, ठीक है, जाकर खुद देख लीजिएगा, ठीक है। मेरा ये ख्याल है इससे वो डिस्टिंग्विश कर लेगा, ठीक है। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन ही है कि आपने कॉन्स्ट लगाया हो, और मूव कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन ये है कि आपने कॉन्स्ट ना लगाया हो, ठीक है। ऑलराइट। अच्छा, इसी तरह आपके ये वाले आइटरेटर्स भी होते हैं, सी बिगिन वाला भी होता है, आर बिगिन भी होता है। ये पता क्या होता है? ये तो सिंपल आइटरेटर्स हैं जिसके थ्रू बेसिकली आपने किया क्या होता है, ये जो आइटरेटर्स होते हैं इन्होंने बैकएंड पे पॉइंटर्स रखे होते हैं, ठीक है। और पॉइंटर जो होता है वो आगे चलता जा रहा होता है, अब मैं इस डेटा की तरफ पॉइंट कर रहा हूं, मैं इस डेटा की तरफ पॉइंट कर रहा हूं, मैं इस डेटा की तरफ पॉइंट कर रहा हूं,
ठीक है। और मजे की बात ये होती है कि उन आइटरेटर्स के ऊपर आपने ये प्लस प्लस ऑपरेटर ओवरलोड किया होता है। एक्चुअली बड़ी मजे की चीज ये होती है, इमेजिन करें, देखें, अगर वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर है तो प्लस प्लस का क्या मतलब है? अगर एक आइटरेटर मैं यहां पॉइंट कर रहा हूं, प्लस प्लस का क्या मतलब है? अगले वाले की तरफ पॉइंट चेंज कर दो, है ना? यानी जितना भी एड्रेस उसके अंदर था और जिस डेटा टाइप का था, रेक्टेबल इंटीजर डेटा टाइप का था, तो उसके अंदर 4 एड्रेस ऐड कर दें, है ना? लेकिन अगर वो फॉरवर्ड लिस्ट है, तो फॉरवर्ड लिस्ट का अगर आइटरेटर होगा तो प्लस उसका क्या मतलब होगा कि उसके अंदर जो नेक्स्ट पड़ा हुआ है वो वैल्यू अब इसके अंदर आ जाएगी और वो अगले की तरफ पॉइंट करनी चाहिए। तो यू कैन लुक एट दिस कि वो जो प्लस प्लस है उसने कितनी कॉम्प्लिकेटेड चीजों को अपने अंदर हाइड करके रखा हुआ। आगे हम और डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जो कि इससे भी ज्यादा खतरनाक किस्म के, ठीक है, खतरनाक नहीं कह सकते, बहुत ही खूबसूरत किस्म के, ठीक है ना? लेकिन वो उसमें ये चीजें और चैलेंजिंग हो जाती है, ठीक है। यानी वो जो नेक्स्ट है, कौन सा नेक्स्ट है, वो नेक्स्ट इतना आसानी से नहीं मिलता। कई में एक नेक्स्ट ऑपरेशन बहुत ज्यादा टाइम लेता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? ठीक है, गुड टू गो, ठीक है। ऐसे करें, इमेजिन करें ना कि आपका एक टेक्स्ट एडिटर है, उसमें आप एक लाइन के ऊपर, याद है आपको मैंने बताया था कि मैं लेट्स से टेक्स्ट एडिटर आप बनाते थे, उसमें आप डाउन एरो प्रेस करते थे। डाउन एरो का क्या मतलब होता है? हाँ, डाउन एरो का मतलब होता है कि नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट ना आ जाए। हो सकता है अगर वो नेक्स्ट लाइन पे वहां पर करेक्टर वहां पे पड़ा हुआ है तो वो वहीं पर आता था, वरना वो कहां आता था? उसी रो के सबसे एंड में आता था। ये बात सुने? सो ये कैसे होता था? दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन अगर मैं इसका सिर्फ एक ही ऑपरेटर देना हो तो इसका मतलब बड़ा डिफरेंट हो जाएगा। ये बात समझ? सो दैट इनकैप्सुलेशन जो हमने बाहर को रुख दिया है, वो सिर्फ यही कहा कि आप प्लस प्लस कर दें, लेकिन उसके अंदर खाते क्या चल रहा है, ठीक है, दैट्स होल फेनोमेना गोइंग ऑन। ये बात समझ आ गई? ठीक है, गुड। इसी तरह ये कांस्टेंट बिगिन और कांस्टेंट एंड है, आपके ख्याल में वो क्यों चाहिए होगा? जब मैंने उस आर्टेटर के थ्रू उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करना, ठीक है। इस तरह रिवर्स बिगिन भी है। रिवर्स बिगिन का मतलब क्या हो कि मैंने डेटा के अंदर आखिर से पहले की तरफ आना है। बस ये याद रखिए कि जो आर बिगिन और आर एंड है ये किसके लिए नहीं होगा? फॉरवर्ड लिस्ट के लिए नहीं होगा। क्योंकि फॉरवर्ड लिस्ट की जो है वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, वो पीछे तो आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसके पास प्रीवियस पॉइंटर नहीं होता, लिस्ट में होता है। इसलिए जो लिस्ट होती है उसको आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और रिवर्स भी कर सकते हैं। वेक्टर जो है उसमें भी आप रिवर्स भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। डी क्यू जो है, ठीक है, जिसको आप डेक कहते हैं, ठीक है, वो भी आप फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों कर सकते हैं। ये बात समझ? आप सोच लें, लेकिन फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने सवाल है जो उससे निकल रहे हैं कि इस आइटरेटर का फायदा क्या है, इस आइटरेटर की जरूरत क्यों पड़ती है, इसकी जरूरत पड़ती है, एंड सो ऑन। तो लुक एट दिस, उसने कितनी बड़ी इंप्लीमेंटेशन आपको बना बना के दे दी। ये बात समझ? ठीक है। इसी तरह एक इरेज का फंक्शन है, ठीक है, और मजे की बात यह है कि इरेज की भी मल्टीपल इंप्लीमेंटेशन दी हुई है। एक इरेज की इंप्लीमेंटेशन इसमें आप सिर्फ आइटरेटर बताते हो, वो उसको डिलीट कर देता है, ठीक है। फिर एक और है जिसमें आप 2 आइटरेटर बताते हो, और 2 आइटरेटर का क्या मतलब होगा? यहां से लेकर यहां तक इरेज करते। ये बात सुनाई? सो देयर आर मेनी इंप्लीमेंट। इसी तरह इंसर्ट की इंप्लीमेंटेशन भी बहुत सारी है। मैं भी आपको एग्जांपल दिखाता हूं, ठीक है, कि आपको इवन एक चंक है जो हमने इंसर्ट करना है, इस जगह पे एक पूरा चंक है जो इंसर्ट करना है, इस जगह पे एक वैल्यू है जो इंसर्ट करनी है, ठीक है। तो इसके कोई भी वेरिएशन आ सकती है, और इसीलिए उन्होंने बना के दे दिए। अगर आपको ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन ये बनाना पड़ जाए तो आपकी तो तबीयत साफ हो जाएगी। यानी मैं आपको हर फंक्शन की हजारों एप्लीकेशन बता सकता हूं, हजारों डिफरेंट सिनेरियोज बता सकता हूं जिसके लिए उन्होंने ये इंप्लीमेंटेशन बना के रखी हुई है, और आपको सिर्फ उसको यूज करना आना चाहिए, ठीक है। और इसीलिए जब आप कंपटीशन में, मजे की बात बताता हूं, अनफॉर्चुनेट बात, वो जो 1488 आपकी पोजीशन है वो क्यों है? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जब ये डेटा स्ट्रक्चर के बच्चों को कोर्स पढ़ाते हैं हमारे यहां यूनिवर्सिटियों में, वहां पर ये एसक्यूएल यूज करना नहीं सिखाते। हाँ, डेटा स्ट्रक्चर उनको बनाने आते हैं, लेकिन जो वहां पर आपको कंपटीशन में सवाल आते हैं उसमें तो उन डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज करना होता है।
और हमारे बच्चे क्या करते हैं, वहां बैठ के वो डेटा स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देते हैं। अब अगर तुमने एक सवाल को तुम्हें कहा गया कि 15 मिनट में तुम्हें सॉल्व करना है और उस डेटा स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आपको 3 घंटे चाहिए, तो कंपटीशन तो बढ़ गया। ठीक है, ये बात समझ आई? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड कि व्हाई वी फेल, दैट्स व्हाई वी फेल, क्योंकि हमने कभी इस तरह, एक तो आपने इस तरह इंप्लीमेंटेशन नहीं कराते, दूसरी बात है कि आपको और इसीलिए आपको ये एसटीएल यूज नहीं करनी आती। ठीक है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे यहाँ इवन जो इंप्लीमेंटेशन भी कराई जाती है उसको भी एसटीएल की तरह नहीं कराया जाता। ठीक है, सो आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आपका टीचर जो है लिस्ट जब इंप्लीमेंट करवाए, लिंक लिस्ट जब इंप्लीमेंट करवाए, फॉरवर्ड लिस्ट या डबली लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट करवाए, और अगर उसमें आर्टिटेटर्स इंप्लीमेंट नहीं करवाता, तो आपने चुप करके जाना है। ठीक है, किसी भी इंस्ट्रक्टर की जो कि डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाई हुई है उसकी अच्छी इंप्लीमेंटेशन जिसके अंदर सारा काम किया हुआ है वो आपने जाके कर लेना है। मैं ये नहीं कह रहा मेरे एक लेक्चर जाके ले लेना है, ठीक है, लेकिन आपको जो भी पसंद आए आप जाके इंप्लीमेंटेशन देखें और खुद उसको उस तरह करें जिस तरह एसटीएल में दिया हुआ है। ठीक है, सो एसटीएल के रिस्पेक्टिव उसका डेटा स्ट्रक्चर कौन सा बनता था, उसमें क्या क्या चीजें अवेलेबल है, मुझे एग्जैक्टली वैसी बनानी है। बेशक वो असाइनमेंट सबमिट आपने ना करानी हो, आप एक दफा अंदर से बनाकर देख लें। ठीक है, आपको जिंदगी में कभी भी उसके बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसको यूज करने की जरूरत आपको हजारों दफा पड़ेगी। और अगर आपको वो यूज करने नहीं आती तो आप हमेशा री इन्वेंट द व्हील करेंगे। ओके, और आपका टाइम जो है वो 100 टाइम्स ज्यादा लगेगा। ठीक है, खड़े जाओ, खड़े जाओ, समझ में आई बात? सो प्लीज, मैंने जो यहां पर आपको बात समझा रहा हूं इस बात को आपने टाइम देना है। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। लेट्स, ये आइटरेटर्स हैं, आइटरेटर्स के बारे में बाद में करता हूं, लेट्स टॉक अबाउट इट। ठीक है, अच्छा, ये जो आइटरेटर्स हैं, लेट्स लुक एट फर्स्ट एग्जांपल। अच्छा, ऊपर पहले देखिए इंक्लूड मैंने क्या किया, अभी आपको देखना मजा आने वाला है। ये मैंने क्या इंक्लूड किया, आयोस्ट्रीम इंक्लूड किया और आइटरेटर इंक्लूड किया। ठीक है, अच्छा मैं आपको मजे की बात बताऊं, सारे प्लीज इधर देखिए, उधर नहीं देखिए। ठीक है, आपकी जो कंसोल होती है ना, आपकी जो कंसोल होती है वो एक्चुअली बैक एंड पे एक अरे होती है। ठीक है, आप इसको इस तरह समझिए कि एक स्ट्रीम होती है और आप एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं, आप उसके अंदर डेटा इंसर्ट करते जा रहे होते हैं। ठीक है, ये बात सुनाई? और एक्चुअली वो क्या होता है, वो उसको उस जगह पर मेमोरी पे राइट करता जाता है। ठीक है, और वो जो मेमोरी है वो मैप हुई हुई है उस कंसोल के ऊपर कि यहां पर जो भी लिखा जाएगा कंसोल पे मैं वहां पर वो दिखाऊंगा। ये बात समझ? ठीक है, तो एक्चुअली बैक एंड पे एक पूरी लाइब्रेरी है जो काम कर रही है कि जो भी अरे में इस जगह पे लिखवाएगा वो कंसोल पे यहां नजर आएगा। ये बात समझ? ठीक है, तो एक्चुअली होल स्ट्रीम आपकी सी इन जो है वो कंसोल इनपुट स्ट्रीम है। ओके, और आप चाहें तो उसकी एक एक वैल्यू को जाकर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको एग्जांपल दिखाते हैं। सो लुक एट दिस, हमने कहा एंटर 2 वैल्यूज, 2 नंबर। ठीक है, और ये देखिए मैं क्या करता हूं, मैं एक आई स्ट्रीम का अंडरस्कोर आइटरेटर बनाता हूं। ठीक है, मैंने आइटरेटर बनाया और मैंने कहा है कि ये जो मैं आइटरेटर बना रहा हूं ये जब रीड करेगा तो आपने रीड ऐसे करना है जैसे 4 बाइट रीड हो। समझ में आ गई बात? 4 बाइट रीड। ओके, नाउ लुक, और मैंने कहा ये मेरा इनपुट, ये इसका नाम है, कोई भी नाम रख सकते हैं, और इसको जो रेफरेंस असाइन हुआ है वो किसका साइन हुआ है, सीन का साइन हुआ। ये बात सुन, ठीक है, सो बेसिकली ये जो आइटरेटर आपने बनाया है ये बैक एंड पे किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, ये कंसोल के ऊपर पॉइंट कर रहा है। कंसोल में इस वक्त जहां पर कर्सर है उस जगह पॉइंट कर रहा है। आगे सुन, लुक एट, मैंने लिखा इंटीजर नंबर 1 इज इक्वल टू dereferencing input int. Okay, you know what is this equal to? This is equal to this. किधर गया मेरा मार्कर? This line is equivalent to Cin
नंबर 1। ओके ओके, तो हमने जब उसको डी रेफरेंस किया, तो डी रेफरेंस करने का मतलब क्या हुआ कि जो भी कंसोल में इस जगह पे पड़ा हुआ है, पहले पहली जगह पे पड़ा हुआ है, वहां से डेटा उठा लो और किधर रख दो, नंबर 1 पे रख। ये बात समझा? इनपुट स्ट्रीम में जो पहला नंबर पड़ा। अच्छा, मजे की बात, अगर मैं ये ना लिखूं और मैं कहूं इंट नंबर 2 इज इक्वल टू डी रेफरेंस, तो पता क्या हुआ, वही नंबर जो मैंने पहला लिखा था वही यहां पर दोबारा रीड हो जाएगा। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर बाय सेइंग प्लस प्लस इन इनपुट इंट, कि मैं कह रहा हूं अच्छा ऐसे करो, अब नेक्स्ट इंटीजर में चले जाओ। सो प्लस प्लस ऑपरेशन पता क्या करता है, प्लस प्लस ऑपरेशन बैक एंड पे बड़ा कॉम्प्लिकेट लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि हो सकता है मैंने कंसोल पे लिखा हो 1348। अब प्लस प्लस का मतलब क्या है, पहला कैरेक्टर भी छोड़ दो, दूसरा कैरेक्टर भी छोड़ दो, तीसरा कैरेक्टर भी छोड़ दो, चौथा कैरेक्टर भी छोड़ दो, और उसके बाद स्पेस है उसे भी छोड़ दो, उसके बाद दोबारा स्पेस पड़ी है उसको भी छोड़ दो, उसके बाद जो अगला इंटीजर पड़ा हुआ है, लेट्स से 37 पड़ा हुआ है, तो वो 3 को उठाना शुरू करेगा। ये बात समझ? सो इट्स ए वेरी 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 कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन जो कि बैकएंड पे चल रहा होगा। समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सो बैकएंड पे सी इन कंप्लीटली इस तरह काम करती है। लेकिन अगर आप ये आइटरेटर्स यूज करें तो आपका प्रोसेस 100 टाइम फास्ट हो जाता है। ये जो जितने भी आइटरेटर्स होते हैं ना, ये बहुत फास्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बैकएंड पे पॉइंटर इंप्लीमेंटेशन हुई है, ठीक है, तो वो बहुत फास्ट चलती है। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, आप आमतौर पे अभी आप गेम्स बनाते हैं ना, तो मैंने एक बच्चों को गेम बनाने को दी थी, गेम डेवलपमेंट का जब मैं कोर्स पढ़ा रहा था, तो मैंने उनको दी थी गेम ऑफ लाइफ बनाने को। गेम ऑफ लाइफ बनाने को दी थी उनको, हमने गेम ऑफ लाइफ दी थी, गेम ऑफ लाइफ दी थी हमने बनाने को उनको। हाँ, पीएफ वाला को दी थी गेम ऑफ लाइफ बनाने को। हाँ, इट्स ए ब्यूटीफुल गेम। इसका आप जाके सर्च कीजिएगा, कॉनवे गेम ऑफ लाइफ, कॉनवे। मैं देता हूँ, बल्कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ यार, ये कोई बात है करने वाली, इसमें दी थी। एल का डालो कैसे, कॉनवे गेम ऑफ लाइफ, ये देखो। ये बहुत मशहूर वीडियो है, आई लव दिस वीडियो। ये नहीं, ये ब्यूटीफुल गेम। इसमें बेसिकली होता क्या कि 2 डायमेंशनल वर्ल्ड, और 2 डायमेंशनल वर्ल्ड में हर सेल जो होता है ना, वो एक लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। अगर वो डेड होगा तो वहां पे ब्लैंक होगा, अगर वहां पे सेल होगा तो वहां पे एक फिल कैरेक्टर होगा। क्या होगा? फिल कैरेक्टर होगा। अब हर सेल की 8 सराउंडिंग होती है। कितनी सराउंडिंग होती है? अच्छा, और ना जो आप गेम ऑफ लाइफ है ना, वो इस तरह चलती है कि आपको ना पैटर्न नजर आते हैं, ठीक है, और ना अगली स्टेज पर किसने जिंदा रहना है किसने मर जाना है उसके कुछ असूल होते हैं, और बड़े जबरदस्त रूल्स हैं इस सेंस में कि वो लाइफ को डिपिक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैसे लाइफ को डिपिक्ट करते हैं? पहला है, जैसे अगर कोई बहुत लोनली है तो वो मर जाएगा। मतलब लोनली की डेफिनेशन क्या है कि अगर उसकी सराउंडिंग में कोई भी नहीं है, ठीक है ना, या सिर्फ एक एलिमेंट है, तो वो मर जाएगा। ओके, फिर इस तरह यह भी है कि अगर बहुत ज्यादा क्राउडेड है तो भी मर जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है, ठीक है। हाँ हाँ, तो वो अगर लास्ट में कोई अगर है होगा, वो मोस्ट प्रोबेबली मर जाएगा अगले नंबर, अनलेस इस सराउंडिंग में और लोग हों। मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, सबर सबर, ठीक है। सो मैं आपको तीन दो, बाकी दूसरा असूल है, एक असूल है जो कि अगर इतने नेबर्स हो ना तो वो लिव ऑन करेगा। फिर एक बर्थ रूल होता है, वो होता है कि अगर इतने एलिमेंट्स हैं और पहले वो डेड था तो वहां पे लाइफ बर्थ लेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 या 4 असूल हैं जो कॉनवे ने बनाए थे, ठीक है। कॉनवे वॉज वेरी फेमस मैथमेटिशियन जो अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हुई थी कोरोना के अंदर। मैं इसको आगे करता हूं, ये 4 रूल्स हैं, ये मैं बता दिया, और अब आप इनके एनिमेशन देखना। ये देख रहे हैं भागता हुआ जा रहा है, अभी देखना यार, ये म्यूजिक नहीं आ रहा, बस म्यूजिक नहीं डाल सकता, डाल सकते। ये देखें, ये क्या, ये सारे पैटर्न में दोस्तों,
यार एक मिनट दिखाना मुझे यार, इसका सही लगा सकते हैं? हाँ खैर छोड़ो सर, ये रहेगा। छोड़ 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 छोड़। अभी देखना एक बार। So I mean, look at this. सारे पैटर्न उससे बन। ये देखें, अब देखिए जाते हैं। वाओ, Doesn't it look like a light? और बहुत ऊपर से आप देख रहे हैं। अभी देखना आए क्या होता है। I mean, इतना सा कोड है, 4 लाइनों का टोटल कोड है, और ये सारे पैटर्न उससे बने। I mean, बाकायदा ये लगता है कि ये परिंदे जो उड़ते हुए जा रहे हैं वगैरह, वैसा है आपको चीज लगती है। और ये देखो, कोई चीज है जो बर्फ लेके आगे जा रही है। इनको ऑसिलेटर्स, कुछ ऑसिलेटर्स होते हैं, कुछ आगे मूव करने वाले। यस, और मैं मजे की बात बताऊं, ये मैंने बच्चों को दिया और मैंने उन्हें कहा, ये देखिए, लुक एट दिस कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, और सारे के सारे इन्हीं फूलों से जिंदा रहते। ठीक है, उससे पूरी 4 फूलों के ऊपर ये सारे पैटर्न। ठीक है, अच्छा मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये मैंने बच्चों को बनाने को दिया। अब ना हमारा जो कंसोल थी ना, वो कंसोल मैंने उनको कहा कि आप ऐसे करें 150 बाय 150 का, ठीक है, उस पर ये सारे नजर आने चाहिए। अब बच्चे कंसोल पे दिखाएं और दिखा के वो फ्लश होके दोबारा दिखाएं। जब फ्लश होके दोबारा दिखे, इस तरह नजर नहीं आए। समझ में मैं कहना चाह रहा हूँ कि उसकी हमारी जो एनिमेशन बन रही थी वो इस तरह की एनिमेशन नहीं बनी। ठीक है, एक बच्चा जो था उसके बाद उसको सीन के बारे में पढ़ा, उसने आर्टिट्रेटर्स यूज किए, और आर्टिट्रेटर्स यूज करते हुए उसने बेसिकली क्या किया, कंसोल पे जाके दिखाया, और उसकी जो एनिमेशन थी वो इतनी स्मूथ थी। द रीजन इज कि वो हम उसके आर्टिट्रेटर्स यूज करते हुए उसके एग्जैक्ट उस पॉइंट के ऊपर जाके कहते कि ये इसको चेंज करो, इसको चेंज करो। बात समझ आई? ठीक है, तो ये कई दफा आपको इस तरह की जरूरत पड़ जाए। ठीक है, ये बड़े मजे के पैटर्न है, यहाँ पे देखिए बड़े लोगों ने बड़े मजेदार मतलब बनाए। आपको ये इसके पैटर्न बहुत सारी जगह मिल भी जाएंगे। ठीक है, ऑलराइट, सो नाउ लुक एट दिस। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड दिस कि मैंने क्या किया। ठीक है, बिल्कुल इस तरह सीन का आर्टिट्रेटर होता है, बिल्कुल इसी तरह आप चाहें तो ओ स्ट्रीम का भी आर्टिट्रेटर बना सकते हैं। और ओ स्ट्रीम आर्टिट्रेटर में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आई स्ट्रीम का ऑपरेटर जो आर्टिट्रेटर होता है, उसको जब आपको डी रेफरेंस करते हैं तो आप इक्वल टू के बाद यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां से हमने क्या करना होता है, रीड करना होता है। जब हम सी आउट यूज करते हैं तो हमने एक्चुअली जाकर कंसोल पर राइट करना होता है। तो कंसोल का जो ऑपरेटर है उसका डी रेफरेंस ऑपरेटर जो होता है वो हमेशा कहां पर यूज होता है? ठीक है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे यूज होता है। ये बात सुनाई? तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये बेसिकली हमें जाके आउटपुट करके दिखा देगा। ये बात सुनाई? पहली लाइन, क्योंकि मैंने कुछ आउटपुट ही दिखी ना पहले। हाँ, देखो मेरी बात सुनो, जो इंपॉर्टेंट बात है ना, सो लुक एट दिस। एक चीज है जिससे कंसोल के ऊपर राइट आप कर रहे होते हैं। ठीक है, एक है कंसोल रीडर है। जो कंसोल रीडर होता है ना, वो एक अलग जगह होती है। वो दिखाना कहां है, आउटपुट होना, वो एक अलग प्रोसेस है जो काम कर रहा होता है। कंसोल में जब हम लिख रहे होते हैं तो एक और अलग अरे होती है, वहां पर जाके वो लिखता रहता है। अच्छा, वो जब वो कहां पर कंसोल में दिखाना है, वो एक अलग ऑपरेटर है जो उस पर काम कर रहा होता है। समझ आई? ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बात है कि वो कौन सी लाइन पढ़ रहा है। तुम कह रही हो लाइन, मैं कह रहा हूं लाइन तो है ही कोई नहीं। एक्चुअली वो एक अरे की लोकेशन है जहां से जाके वो उठा के देख रहा होता है। अच्छा, ये यहां से मैंने उठाना है, तो जो भी मैं लिखूंगा ना, वो बेसिकली जाके उस एक अरे की लोकेशन है जहां पर जाके लिख रहा है। वहां से रीड कौन सा करना है, वो बेसिकली हमारा जो इनपुट ऑपरेटर है वो उस जगह पर पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो तुम ये कह रही हो कि भाई मैंने कंसोल पर एंटर 2 इंटीजर लिख दिया है, तो अब जब मैं कह रहा हूं कि मैंने ये रीड करना है तो उसको तो ई रीड करना चाहिए। हाँ हाँ, इस पॉइंट 14 माइनस 12 पे नहीं मांगेगा, 12 पे सिर्फ उसका ऑपरेटर बना है। जब उसको डी रेफर करेंगे तब वो जाकर मांगेगा।
समझ में आई बात? 2 दफा मांगे तो 2 दफा कहा होगा, एक दफा क्या होगा? इसलिए क्योंकि अगर अपन नहीं करेंगे तो वो पिछले वाले की तरफ ही पॉइंट करता रहेगा। और क्योंकि पहली दफा वो क्यों मांगता है? क्योंकि मैंने कुछ एंटर नहीं किया हुआ। अगर मैं प्लस प्लस करूंगा और वो आगे चला गया और वहां पर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ तो कहेगा भाई कंसोल पे इनपुट दो। सो दिस इज ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन कि जब हम डी स्टार करते हैं तो कहते हैं अच्छा वहां पे कुछ पड़ा है, अगर वहां पे पड़ा है तो वहीं से रीड कर लो, और अगर वहां पे नहीं पड़ा तो वो कहता है कंसोल पे जाकर राइट करो, तो शिफ्ट कर देता है कंसोल पे। समझ आई बात? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। सो ये प्रोग्राम है, इसकी आउटपुट है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, इसका एक और भी बहुत बड़ा फायदा है, वो ये कि अगर आपने कंसोल से अभी तक इनपुट ली थी ना, उसमें आपने एक अगली इनपुट ली है ना, ओहो मुझे पिछली इनपुट दोबारा लेनी है, आप करेंगे माइनस माइनस पीछे पहुंच जाएंगे। सो लुक एट द पावर ऑफ दिस कि आपने कितने भी वैल्यूज इनपुट की हुई हैं, आप उनको पीछे जाके दोबारा रिसीव कर सकते हैं। समझ आए बस? सो लुक एट द, इसलिए में ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन यहां पर ऐसा कर सकते हैं बिकॉज नाउ यू हैव एक्सेस टू द इंटायर बफर जहां पर आप डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, ये समझ में आई बात? गुड। हाँ, सीन में क्या यार, जोर से बोल लो यार, रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको कंसोल, ये जो आपने आर्टिटर बनाया ये इंटीजर बनाया है, तो फिर आपको एक और भी आर्टिटर बनाना पड़ेगा जो कि स्ट्रिंग वाला होगा, तो आपको डबल डबल बनाने पड़ेंगे। ठीक है, समझ में आई? मैंने कभी यूज नहीं किया ये। ठीक है, मैंने जब भी पढ़ाया इस तरह पढ़ाया, उसके बाद मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ी। बट अगर आपको कभी जरूरत पड़े तो आपको पता होना चाहिए कि आपके कंसोल के आपके आर्टिटर होते हैं। अहमद, कितनी गलत बात है। ऑलराइट, हाँ, तो फिर तो नहीं चलेगा क्योंकि वो प्लस प्लस कर ही नहीं सकता। ठीक है, अच्छा प्लीज लुक एट दिस एग्जाम्पल। ओहो, इसमें तो उसने टेम्पलेट यूज किया हुआ। हाँ, खत्म, नहीं होता तो नहीं होता। ठीक है, बट लेट मी चेक इट वो क्यों नहीं होता। ठीक है, ऑलराइट, एक और बात, लुक एट दिस एग्जाम्पल। अच्छा, इसमें ना अब टेम्पलेट दिखाया हुआ है। चले इस प्लीज इसके आगे छोड़ दे, लाइन नंबर 8 को छोड़ दे। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे 6 साइज की अरे बनाई। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इंट वैल्यूज बनाई जो कितने साइज की बनाई है, 6 साइज की बनाई। ठीक है, और ये मैंने 6 वैल्यूज के अंदर रख रखी है। यहां मैंने वेक्टर बनाया इंटीजर्स का। ठीक है, और अब देखिए मैं क्या करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं इस वेक्टर का डॉट साइज चेक करता हूं। ठीक है, अगर मैं वेक्टर का डॉट साइज चेक करूंगा तो क्या आएगा, इंटीजर्स डॉट साइज चेक करूंगा। इंटीजर अभी मैंने बनाया ही नहीं है बेटा, अभी तो एम्प्टी है ना, तो साइज कितना आएगा, 0 आएगा, है ना। अच्छा, कैपेसिटी कितनी आएगी? अच्छा, वेक्टर ना बैक एंड पे बड़ा मजे का स्ट्रक्चर है, मैं आपको बताता हूं क्या करता है वेक्टर। आपने याद है आपने डायनामिक अरे बनाई थी, और डायनामिक अरे में जो इंसर्ट एट एंड है वो कितना टाइम लेता है, ऑफ एंड टाइम लेता है। वेक्टर ऑफ वन टाइम लेता है, एवरेज ऑफ वन टाइम लेता है। अच्छा, एवरेज ऑफ वन टाइम पता कैसे लेता है? ऐसे लेता है, सुने मेरे पास गौर से, मैं आपको आइडिया बताता हूं। आइडिया ये है कि वो बैक एंड पे रखता क्या है, कैपेसिटी भी रखता है। ठीक है, और कैपेसिटी इस तरह चलती है, शुरू में उसकी कैपेसिटी वैल्यू 1 होती है, तो आप इंसर्ट करते हैं, वो इंसर्ट कर देते हैं। फिर जब दोबारा इंसर्ट करने के लिए आते हैं ना, तो वो चेक करता है आपके साइज की वैल्यू और कैपेसिटी की वैल्यू सेम तो नहीं है। अगर वैल्यू सेम है तो वो एक काम करता है, पहले वो कैपेसिटी को डबल करता है। ठीक है, यानी आप कैपेसिटी 2 साइज की हो जाएगी। ये तो इंसर्टेड एंड में भी था। ठीक है, अभी आपको फायदा नजर नहीं आ रहा। फिर वो पिछला सारा उस पर डेटा कॉपी करता, चलो हो गया। अगली दफा क्या होता है, अगली दफा जब वो टू साइज की वैल्यू भी 2 हो गई है और कैपेसिटी की वैल्यू भी 2 हो गई है, अब आपने कहा दोबारा इंसर्ट करो, तो होगा क्या कि वो कैपेसिटी को दोबारा डबल करेगा। तो पहले बेटा कैपेसिटी 2, अब कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। पिछला 2 का 2 डेटा कॉपी किया
और थर्ड वैल्यू से इंसर्ट कर दी। अब एक और एडवांटेज होने लगा है, जब फोर्थ वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो कैपेसिटी अभी भी एक बची पड़ी है, तो अगली दफा वो कॉपी नहीं करेगा, है ना। और उससे आगे क्या हुआ, अब दोबारा बराबर हो गई, तो दोबारा डबल की। अगर डबल की तो कैपेसिटी हो गई 8, विच मीन्स 4 पिछली कॉपी हुई और ये एक 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 कॉपी हुई। जब एक कॉपी हुई तो अगली 3 दफा कोई पेनल्टी नहीं पड़ी। लेकिन अगर 8 भी फुल हो गई है और आपने दोबारा इंसर्ट करने को कहा है, तो वो 16 साइज की बनाएगा और अगली 8 एंट्रीज के लिए कोई पेनल्टी नहीं है, और उससे अगली दफा अगली 16 के लिए कोई पेनल्टी नहीं है, और उससे अगली दफा अगली 32 के लिए कोई पेनल्टी नहीं है। इस तरह वो क्या करता है, आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जाता है साइज में, और वो मेक श्योर करता है कि आपको आगे जितना आगे चलते जाए आपको पेनल्टीज कम से कम पड़े। तो बहुत रेयरली ऐसा होता है कि उसको रीसाइज करना पड़ता है। ठीक है, ये बात समझ। अगर आपको पीएफ अपनी थोड़ी बहुत याद हो, दिस इज एक्चुअली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, कि पहले 1 फिर 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32, और अगर आप ज्योमेट्रिक सीरीज को सम करें तो वो 2n के बराबर होता है ना। सो n इंसर्शंस की कॉस्ट विल बिकम 2n, और ऑन एवरेज कॉस्ट कितनी पड़ी, 2n डिवाइडेड बाय n, एंड दैट इज इक्वल टू 2, विच इज कांस्टेंट। ओके, ये तमाम चीजें आप प्रैक्टिकली करके देखेंगे जब आप डेटा स्ट्रक्चर में आएंगे और आप वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर खुद बनाएंगे। ठीक है, आप पूरा एक्सपेरिमेंट करेंगे कि डेटा मैंने, यानी आपको कहा जाए ना 1 GB की फाइल लोड करो, तो आप अगर आपने 1 साइज से आप इंक्रीज करें ना, तो 1 GB की फाइल को लोड होने में पूरा सेमेस्टर रहेगा, पूरा सेमेस्टर रहेगा। आई एम नॉट जोकिंग। आप एक्सपेरिमेंट जाके पहली क्लास में हम देते हैं बच्चों को, हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट चला दो, ठीक है, और ऐसा करो तुम सिर्फ 20 MB लोड कर लो, और दूसरी तरफ एक वेक्टर में डेटा लोड करो, और कितना डेटा लोड करना है, 1 GB। 1 GB 1 सेकंड में लोड होता है, 1 सेकंड में। कहां 1 सेकंड और कहां 10 MB भी या 20 MB भी लोड करने में उसको पूरा दिन लग जाता है। दैट्स द डिफरेंस वी आर टॉकिंग अबाउट। तो ये जो छोटा सा डिफरेंस है वो पूरी मैथमेटिकल बैकग्राउंड है जो कि उसको लेके आती है। ठीक है, मैं आपको और एडवांटेज बताता हूं। ये रहे इंटीजर्स, डॉट पुश बैक कॉल किया, डॉट पुश बैक कॉल किया, डॉट पुश बैक कॉल किया। ये देखिए साइज, देखें साइज और कैपेसिटी दोनों के दोनों शुरू में क्या है, देखें साइज भी 0 है और कैपेसिटी भी 0 है। अच्छा, 3 इंस्ट्रक्शन करने के बाद आप चेक करें साइज कितना है, 3 है, लेकिन कैपेसिटी कितनी है, 4 है। 4 क्यों हुई है, क्योंकि 2 के बाद डबल होकर कैपेसिटी कितनी होगी, 4 ही होगी। ये बात समझ आई, ठीक है, सो फार सो गुड। अब इधर आ जाए, अब ये देखें, यहां पे हम आते हैं। अब मजे की बात यह है कि ये जो वैल्यूज का था ना, ये जो वैल्यूज था, ये एक सिंगल डायमेंशन अरे थी, है ना। अब मजे की बात है कि ऊपर आपने इंक्लूड किया, क्या इंक्लूड किया, अच्छा ये वेक्टर इंक्लूड किया, और अच्छा एक बाकायदा फंक्शन होता है जिसे कहते हैं बिगिन, और अगर आप लिखे ना बिगिन ऑफ वैल्यूज, तो ये ऑटोमेटिकली आपको देगा क्या, वैल्यूज का बेस का एड्रेस। और अगर मैं एंड ऑफ वैल्यूज करूंगा ना, तो ये ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाता है किसमें, ये ट्रांसलेट हो जाता है इसके अंदर, वैल्यूज प्लस साइज ऑफ वैल्यूज। अब साइज ऑफ कितना होगा सर, हाँ साइज ऑफ कितना होगा बेटा, एक वैल्यू 4 बाइट की है, तो 4 बाइट मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो गया, 24 हो गया। तो एक्चुअली ये ऑटोमेटिकली जो है वो उसकी जो आखिरी वैल्यू है उससे अगले का एड्रेस आ जाएगा। ये बात समझ आ गई। और अब जब आप ये ऑपरेटर से चलाएंगे तो ये बारी बारी तमाम वैल्यूज आउटपुट कर देगा, और यहां पे एक प्रिंट इंटीजर्स है, और ये इंटीजर्स कौन सा वाला है, वेक्टर वाला है। और वेक्टर क्या करता है, वेक्टर यहां पे ये ऑटो यूज करता है, ऑटोटर यूज करता है, और ये यहां पे डिस्प्ले कर देता है। इसको मैं अगर चाहूं तो खुद भी लिख सकता हूं। यार ये तुमने व्यू स्टूडियो नहीं खोला हुआ,
ये। सो लुक एट दिस, मैं यहां पे लिखता हूं सो वॉइड प्रिंट, प्लीज ये देखें, मैं लिखता हूं वेक्टर ऑफ इंटीजर एम्परसेंड वी कर लेते हैं, वेक्टर, मैं कहता हूं फॉर लूप इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन वी डॉट साइज आई प्लस प्लस। ठीक है, ये मैं इंडेक्सिंग के थ्रू कर रहा हूं, ठीक है, इटरेटर के बगैर कर रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा, सी आउट वी का कौन सा वाला इंडेक्स, ith इंडेक्स। ठीक है, और यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे एक वेक्टर इंटीजर बनाता हूं v। ठीक है, और लुक एट दिस, v डॉट पुश बैक, और यहां करता हूं 10 डॉट नहीं, v डॉट पुश बैक, यहां करता हूं 30, और यहां करता हूं v डॉट पुश बैक, और यहां करता हूं क्या 40। ठीक है, और यहां करता हूं जी प्रिंट, और प्रिंट में मैं v भेज देता हूं। ठीक है, सो आउटपुट होगी ये। ठीक है, ये आउटपुट हो गई। ठीक है, अच्छा ये देखें, इसी को लिखने का एक और तरीका है, मैं यहां करूं ऑटो आई इज इक्वल टू वी डॉट बिगिन, और यहां करूं आई इज नॉट इक्वल टू वी डॉट एंड, और यहां करूं आई प्लस प्लस, और यहां पे उस आइटरेटर को क्या कर दूं, डी रेफरेंस कर। ठीक है, इट्स द सेम थिंग। ठीक है यार, ये इसको बड़ा कर दिया करो यार। ठीक है, तो ये आपको 10 30 40 आ गया, ये बात समझ आ गई। ठीक है, अच्छा एक और मजे की बात, ये मैं देखें यहाँ पे सामने का रे बनाता हूं इंटीजर ए, और यहां लिखता हूं क्या, यहां लिखता हूं लेट्स से 1 2 3 4 5 6। तो कितने साइज की रे बनेगी, 6 साइज की। और यहां मैं करता हूं क्या, यहां करता हूं बिगिन ऑफ ए, और यहां कहता हूं एंड ऑफ ए। ये नहीं चलता, ओह चल गया। अच्छा ये क्या होगा, ये बैक एंड पे क्या करेगा, ये इस एक वेक्टर बनाएगा जिसको कहेगा वो कि यह इस पॉइंटर से लेकर इस पॉइंटर तक, तो मैं करना है वैल्यूज को इंसर्ट कर देना, विच मींस ये 1 2 3 4 5 6 इसके अंदर ऐड दें। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं यहां पर, ये बात सुने गौर से, अगर मैं यहां पे सी आउट करूं v डॉट साइज, सो यहां पे लिख देता हूं मैं, यहां लिखता हूं साइज, और यहां करता हूं सी आउट कैपेसिटी। कैन यू गेस के इसकी वैल्यू क्या होगी, हाँ उसकी 6 वैल्यूज हैं, तो मैं पूछ रहा हूं कैपेसिटी क्या होगी और साइज क्या होगी। और एक बात सुने गौर से, गौर से, और यहां करूंगा तो क्या होगा। ठीक है, तो ये सवाल है मेरा। ठीक है, ये चलाते हैं, ये तो नहीं हुआ, व्हाट हैपेंड, नहीं ऑटो की वजह होती है। हाँ जी बताएं क्या हुआ, हाँ अच्छा एक और काम कर देते हैं, ये ना मैं ये 6 वैल्यूज ऐड कर रहा हूं दोबारा। ठीक है, आप देखते कितना, ये क्या हुआ, एक मिनट, अब क्या हुआ,
है ना, होनी चाहिए थी ना, तो ये क्यों नहीं हो रही? ये क्या हो रहा है? अब तो 2 के मल्टीपल नहीं हो रही, अब तो 2 के मल्टीपल नहीं हो रही, है ना। चले, ये जाके आपने खुद सोचना है कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। जो मैं इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूं वो ये कि ये आपका, ये जो आपने ऑटो लिखा है ना, ये जो ऑटो होता है, ये होता है बेटा वेक्टर, इंटीजर, कॉलन कॉलन, आइटरेटर, ठीक है। वेक्टर के अंदर एक और क्लास है, इसका नाम है आइटरेटर, ठीक है। सो मैं मुझे की बात बताऊं, ये पता क्या है, ये है एक क्लास है जिसका नाम है वेक्टर, उसके अंदर एक और क्लास है जिसका नाम है आइटरेटर, ओके। इसको हम सब क्लास कहते हैं, क्या कहते हैं? ये आपके सामने हम एक आइटरेटर आपको बना के भी दिखाएंगे, ठीक है, जो आपका नेक्स्ट नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह आपको बना के दिखाएंगे, ठीक है, ऑलराइट। लेकिन पहले आपको, हमने जब कोडिंग की थी ना, तो हम ऐसे करते थे, लेकिन फिर उसके बाद लोगों ने अडॉप्ट कर लिए थे, यहां पे हम लिखते थे अब ऑटो, ठीक है। ऑटो का मतलब क्या है, जो भी राइट साइड पर चीज आ रही है उसका मैंने ऑटोमेटिकली वही डेटा टाइप का बना दिया, ठीक है। तो मुझे कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, वरना इतना लंबा लंबा लिखना पड़ता। वेक्टर के अंदर मैं आर्टिटेटर की बात कर रहा हूं या रिवर्स आर्टिटेटर की बात कर रहा हूं या किसी की बात कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है। कोई सवाल? ठीक है। कल मैं आपसे थोड़ा तफसील में बात करूंगा, अनफॉर्चुनेटली हमने जो प्लान किया हुआ था वो तो नहीं कर सके। कल इसके बारे में बात होगी जब ये हम थोड़ा और मजीद तफसील के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि कल का जो सेशन है उसमें मैं 2:30 बजे सेशन होगा, 2:30 बजे होता है, 4 बजे होता है, ठीक, ठीक है। तो 4 बजे प्लीज आप लोग आ जाइएगा, और 4 बजे विल ट्राई कि हम जितना इसका कवर कर सकते हैं कवर करें, ठीक है, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू सो मच। यार अच्छा, एक बात सुने, बात सुने, बात सुने, बैठे बैठे एक बात करनी है आपसे।